नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। हम बात कर रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा की, जहाँ से माँ यमुना प्रकट होती है और उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको तमाम दावेदारों के बारे में बताया कि यमुनोत्री से कौन-कौन दावेदारी कर रहे हैं। यमुनोत्री विधानसभा का एक क्षेत्र ऐसा भी है, हालांकि यमुनोत्री विधानसभा को गंगा और यमुना वैली में बटा हुआ माना जाता है। वोटों का गणित भी इसी तरह से काम करता है और राजनीतिक पंडित इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जीत हार का फॉर्मूला तय करते हैं। इसके बावजूद भी गंगा और यमुना घाटी के बीच में ब्रह्मखाल एक ऐसा क्षेत्र है जो ना गंगा घाटी में शामिल होता है ना यमुना घाटी में, और यही वजह है कि ब्रह्मखाल के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। हालांकि यहाँ पर 30 से 45 ग्राम सभाओं का ये इलाका है, इससे ज्यादा के लोग भी हैं, लेकिन 30 से 45 गांव के लोग सीधे सीधे ब्रह्मखाल से जुड़े होते हैं। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण भंडारी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भंडारी जी, आपका स्वागत है। भंडारी जी, आपका आवाज मिल रही है? लक्ष्मण भंडारी जी यमुनोत्री विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं। भंडारी जी, आपको आवाज आ रही है? भंडारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, भंडारी जी से कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आज एक जो चर्चा को शुरुआत करना चाह रहे थे, वो हम ऑल वेदर सड़क को लेकर के है, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है और महत्वपूर्ण। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो राज्यों में है, वहां जो तमाम कांग्रेस और विपक्षी दल जो डरे हुए हैं, वो मोदी की आंधी को लेकर इसीलिए डरे हुए हैं। खासतौर से उत्तराखंड में बार बार जिक्र आता है ऑल वेदर सड़क का। लेकिन यदि आप ऋषिकेश से चंबा सड़क पर चले और वहीं धरासू से यमुनोत्री की तरफ चले, तो साफ तौर पर अंतर नजर आता है। ये अंतर क्यों है, और इस अंतर को आज हमें बखूबी से बताया ब्रह्मखाल के लोगों ने कि ये चार धाम कैसी चार धाम है और कितने लंबे समय से चल रही है, और कब तक लोगों को धूल खानी पड़ेगी। ये उबड़ खाबड़ सड़क क्या इसी तरह से ऑल वेदर सड़क का निर्माण होगा? क्योंकि लोग देख चुके हैं चंबा से और ऋषिकेश के बीच में कितनी तत्परता से कितनी अच्छी सड़क बन गई है। लेकिन ऑल वेदर सड़क निर्माण से पहले भी सड़क चौड़ीकरण के दौरान धरासू बैंड से ब्रह्मखाल तक चौड़ीकरण चल रहा था, और आज जब ये ऑल वेदर सड़क में शामिल हो गया, उसके बाद भी ये हालात जस के तस हैं। लेट लतीफी चल रही है, सड़क पर धूल उड़ रही है, पर्यटन सीजन सर पर है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से चार धाम सड़क बन गई है, कोरोना के बाद जो लोग दिक्कतों में थे, उनको उम्मीद थी कि अब सड़क बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सड़क अच्छी नहीं हो पाई। और ब्रह्मखाल के लोग, जैसे हमने बताया कि यमुनोत्री विधानसभा में गंगा और यमुना वैली में जो बटा हुआ है, वो इलाका अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। लोग परेशान है और अधिकारी और एनएच के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। तो क्या वजह यही है कि जो चंबा और ऋषि के बीच में सड़क है, वो बीआरओ बना रही है, वो बहुत अच्छी तरह से बन रही है। बीआरओ के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहते हैं, लेकिन एनएच के कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। भंडारी जी, आपका आवाज आ रही है? लक्ष्मण भंडारी जी हमारे साथ जुड़े थे। भंडारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नो सर, क्लियर नहीं आ रही आवाज। अब आपकी आवाज मुझे मिल रही है। एक बार भंडारी जी आप बताएं, आपको आवाज आ रही है? नो सर, आप भंडारी जी को दीजिए ना, भंडारी जी को बोलो दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ है, लेकिन मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। यस सर। आप मत बोलिए ना, भंडारी जी को बोलने दीजिए। सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है क्लियर। चलिए, जब तक कोशिश करते हैं नेटवर्क ठीक हो जाए। जहां पर लक्ष्मण भंडारी जी है, वहां पर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। तब तक लोगों को सुनते हैं ब्रह्मखाल के लोग, और जो तमाम वहां पर लोग आए हुए थे, वो क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कत है एनएच के निर्माण कार्य को लेकर के। वो एनएच जो सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही है, जो ऑल वेदर सड़क का निर्माण कर रही है, उसको लेकर के दिक्कतें क्या है। जो बीआरओ सड़क निर्माण कर रही है, उसके क्वालिटी में और एनएच की क्वालिटी में फर्क क्या है, लोग गुस्से में क्यों हैं, जरा जो ऑल वेदर रोड है, ये
हासू बैंड से ब्रह्मखाल के बीच की जो स्थिति हम देख रहे हैं, अभी हम देखते हुए आ रहे हैं इस स्थिति, और ये ऑल वेदर रोड के हाल ये है कि बेतरतीब से तरीके से यहाँ काम चल रहा है, और ये काम बरसों से चल रहा है। इसके साथ की रोडें कब शुरू हुई, बरसों बाद शुरू हुई, और कभी की कंप्लीट भी हो गई हैं, और काम भी अगर वहाँ चल रहा है तो वो किस तरीके से सलीकेदार ढंग से काम चल रहा है। यहाँ इस रोड पे ये कार्यदाय संस्था का ये हाल है कि 200-300 मीटर रोड पक्की करी है, उसके बाद फिर कच्ची एकदम से, फिर 200-300 मीटर पक्की करी है, फिर कच्ची है। एक साइड की रोड जो इन्होंने उठा रखी है, और दूसरे साइड बिल्कुल बगल में कब से 2-2-2.5 फीट नीचे है रोड। अगर जरा से भी गाड़ी का पहिया अगर नीचे लेंगे तो सीधे सीधे पलटने की पूरी संभावना है। मोड़ की स्थिति ये है कि आप ये देखिए कि शायद ठेकेदार की सुविधा के हिसाब से यहाँ इस रोड पे कटिंग का काम चल रहा है। स्थिति ये हो रही है, इसे कटिंग है, मोड़ आप छोड़िए, मोड़ सीधे कटने की जगह ऑल वेदर में आप ये देख लीजिए, ऋषिकेश और वाली रोड आप देख लीजिए, उत्तरकाशी वाली आप रोड दीजिए, सब रोडों पे मोड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे गए हैं। लेकिन यहाँ क्या कहेगा, ठेकेदार की सुविधा के हिसाब से जहाँ से मर्जी काट दिए, मोड़ वैसे के वैसे रखे हुए। ये अभी स्थिति सालों से ये रोड चल रही है, पल प्रतिपल यहाँ दुर्घटना की संभावना है, और बनने के बाद भी यहाँ की कोई स्थिति नहीं होगी, और बनेगी कभी उसका तो भगवान मालिक है। ने भी देखा है बीआरओ जैसे कटिंग करवा रहा है, उस तर्ज पर जो है एनएच बड़कोट जो है ऑल वेदर के जो यहाँ पे काम चल रहा है, धरासू सिलक्यारा बैंड तक यमुनोत्री जो मुख्य रोड है ये, और उस तरीके से कहीं भी काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि 2017 में यहाँ पर काम शुरू हो गया था, और अगर बारिश नहीं हुई, धूप पड़ी, तो हम लोग जो है धूल गाड़ियों के पीछे चल नहीं सकते हैं, इतनी धूल उड़ती है। और अगर बारिश हो गई तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कीचड़ों का मतलब कीचड़ों से गुजरना पड़ता है। दोनों तरफ हम लोगों के लिए मुश्किल है। जब भी हम लोगों ने कहीं कंपनी वालों को बोला कि भाई इस तरह क्यों करते हैं, क्यों ये ढीला ढाली चल रही है तुम लोगों की, वो कहते हैं कि जो हम लोगों के पास जो है डंपिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का शासन जो प्रशासन है वो जो है इनको डंपिंग उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, और जो हमारी जिस तरह से जो चौड़ीकरण होना चाहिए, जो कटिंग हो रही थी, वो मानकों का अनुरूप नहीं की जा रही है। ये करें कि मुआवजा में भी एक प्रॉब्लम है। और जो स्थानीय लोग हैं, नहीं उन लोगों को, जो किसानों के जो खेत कटे हैं, मकान टूटे हैं, उनको कई लोगों को आज तक जो मुआवजा नहीं मिला है, उस वजह से जो है दिक्कत आ रही है। तो जो विभाग है उसको होना चाहिए कि एक तरीके से सारी जो कमियां हैं वो एनएच बड़कोट की है, उसकी कमी के कारण जो यहाँ के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। वो चाहें कि पहले जो किसानों के जिनके मकान टूट गए, जिनके खेत टूट रहे हैं, जिनके खेत कटिंग में आ रहे हैं, पहले उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिर एक तरफ से अगर कटिंग की जाती तो उस तर्ज पर जो है जिस तरह से बीआरओ काम करवा रहा है, उस तरह पर यहाँ भी काम हो सकता था। ये यहाँ पे जो है सबसे बड़ी कमी तो नेतृत्व की है। नेतृत्व जो है हमारा सक्षम नहीं है। अब चंबा से ऋषिकेश वाली रोड जो है वो आज इतनी बढ़िया हो रखी है, लेकिन यहाँ आज 5-6 साल हो गए, लेकिन रोड का जो है रोड पे कोई भी सुधारीकरण नहीं है। और मेन जो है रोड पे जो है बैंड जो है अच्छे ढंग से नहीं कटे हुए, पानी नहीं पड़ता है। और खैर पानी तो जैसे भी हो, पर आज इतने साल हो गए इस रोड पे जो है काम न होना जो है सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व की है। इस बार यात्रा चल पाएगी? अब यात्रा चलने में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रोड का ऐसा बंटाधार हो रखा है कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, गाड़ियों का सत्यानाश हो जाएगा। रोड यात्रा सीजन चलने भी बहुत टफ हो जाएगी। ये रोड जो है चार धाम का मुख्य पड़ाव है। चार धाम का मुख्य पड़ाव यमुनोत्री विधानसभा है, और हमारे लोगों को जो है अब जब नीचे से गाड़ियाँ आएगी, यात्रा सीजन पे जब गाड़ियाँ आएगी, जब उनको जो है रोड की ऐसी स्थितियाँ दिखेगी तो नीचे से यात्री आने बंद हो जाएंगे। फिर हमारे होटलियर्स भाई को कहाँ से कोई सुविधा ये होगी, और दुनिया भर के होटलियर्स भाई हमारे, उनको जो है किसी प्रकार का जो है उसी के भरोसे वो बैठे हुए हैं। अब जब यात्रा ही नहीं चलेगी तो उनका तो बेरोजगार ठप हो जाएगा। ये ऋषिकेश यमुनोत्री का पहला पड़ाव ब्रह्मखाल है, या चार धाम का पहला पड़ाव ब्रह्मखाल कहलाता है। जिस हिसाब से आज ये ऑल वेदर के तहत जो चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, अगर यही हाल रहते हैं तो यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार का यात्री नहीं ठहर सकता है, क्योंकि अगर जल्दी से विभाग एनएच बड़कोट इसको सही नहीं करवाता है तो यात्री नहीं रह पाएंगे। और इससे यहाँ का जो स्थानीय जो बेरोजगार है, जिसका जो है यात्रा सीजन पर जो जिसका रोजगार चलता है, सब्जी बिकती है, होटल चलते हैं, सारे प्रकार के काम यात्रा पर निर्भर जो लोग हैं, वो ऐसी स्थिति में जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा। या रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो भी काम कराया जा रहा है वो मानकों को एकदम विपरीत है। और बरसात में यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़, और बरसात न हो तो धूल ही धूल। वो जो भी काम करवा रहे हैं सारा मानकों के खिलाफ है।
मानक के अनुसार एक भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये ठेकेदार जो है ग्रामीणों के साथ मिलके तो तकनीकी दिक्कत जी जुड़ गए क्या हमसे? भंडारी जी हमसे एक बार जुड़ गए, फिर से कोशिश करते हैं लक्ष्मण भंडारी जी से बात करने की। भंडारी जी आपका स्वागत है। जी प्रणाम। भंडारी जी, यमुनोत्री विधानसभा उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चलती है और आजीविका का प्रमुख साधन माना जाता है। यमुनोत्री से शुरुआत होती है 4 धाम की। हमने देखा जो ऋषिकेश से चंबा तक ऑल वेदर सड़क बन रही है, बीआरओ बना रही है। धरासू बैंड से लेकर सिलग्यारा बैंड तक एनएच बना रही है, लेकिन उसकी बहुत ही ज्यादा बदहाली है। 4 धाम यात्रा सड़क शुरू होने से पहले छोटे छोटे काम चल रहा था धरासू बैंड से, आज भी पूरा नहीं हुआ। लगातार धूप उड़ रही है, जाना मुश्किल है बरसात में, रात में बहुत ही ज्यादा बदहाली है। आप क्या मानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उनके 4 धाम की कृपा बनी रहे, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को जिसमें पर्यटन की दृष्टि से और तीर्थ दर्शन की दृष्टि से हमारे देश विदेश के यात्री आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, और उनके लिए सरल बनाया है सुरंग या और रोड बना करके। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो सबके एक जैसी सड़क की कामना की थी, लेकिन जो चंबा से सड़क बन रही है ऋषिकेश तक वो बहुत बेहतरीन है। जो धरासू बैंड से बन रही है वो अलग है। मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि यमुनोत्री वाले बदार सड़क से गुजरेंगे। बिल्कुल, आज वहाँ से चिन्याजी छोड़ दे चंबा 1.5 घंटे में चंबा से ऋषिकेश रोडवेज ने पहुंचाया है जी। तो इतनी बहुत अच्छी सड़क बनी है बीआरओ की, बजाय अपने जो धरासू बैंड से जहाँ मैं रहता हूँ ब्रह्मकाल और सिलसिला तक जो बन रही है, उसमें एक तो बहुत धीमी गति से काम हो रहा और बहुत घटिया किलोमीटर। तो मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, लेकिन जितना दिखता है वो संतोषजनक नहीं है। बहुत धीमी गति, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे जाना, लोगों को अपना जो उनका मुआवजा वो सही ढंग से न दिया जाना। बार बार हमने आंदोलन, कई बार आंदोलन कर दिया हमने सड़क को नियमित ढंग से ठीक करने के लिए। इवन प्रशासन ने और राष्ट्रीय राजमार्ग वालों ने मेरे पे एफआईआर कर दी और मैं अभी भी उस केस को भुगत रहा हूँ। यहाँ बोलना मना ही है। जो कोई कर रहा है, नेता कर रहा हो ठीक कर रहा है, जो अधिकारी कर रहा हो ठीक कर रहा है, जनता की आवाज ध्यान दबाई जाती है। भंडारी जी, क्या वजह यह है कि प्रशासन उनको डंपिंग जोन उपलब्ध नहीं करा पाया, प्रशासन उनको मुआवजा नहीं बांटा गया, या ये जानबूझकर लेट रतीबी कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि सड़क एक से ज्यादा लंबी सीट में खोद दी गई है। जो सड़क पूरी एक पैच में पूरी की जानी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही है मुआवजा को लेकर, डंपिंग जोन को देने को लेकर, या एनएच की कार्यप्रणाली पर कई समय सवाल खड़े हो रहे हैं? इसमें क्योंकि प्रशासन को भी हमने कई बार कहा, प्रशासन की भी नहीं करती है मुझे जो लगता है। कई बार हम एडीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, लेकिन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ और जो रोड का कॉन्ट्रैक्टर है उसका उनकी पहुंच है, वो किसी की नहीं सुनता है। कई बार आगे जब हम किसी बार जो कटिंग से एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हमारे यहाँ का, उनका मकान टूट गया, उनको हमने रातों रात शिफ्ट करवाया वहाँ लेकिन साहब से बोल के वो आज तक वही है। उनके मकान का न तो मुआवजा मिला न उनका मकान को दुरुस्त किया गया। तो ये स्थिति है। बार बार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, बार बार लोगों को उनको मांगे डाल दी जाती है। मुआवजा का मामला हो चाहे चौड़ीकरण का मामला हो। भंडारी जी, ये तो एक मामला था जो पहली झलक में जब हम उस तरफ से देख जा रहे थे तो हमने ये गौर किया। आप लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, यमुनोत्री विधानसभा से क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं? समय टिकट की मांग करेंगे पार्टी से? टिकट ये तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आप देख रहे हैं, मैं जनता ने ब्लॉक प्रमुख भी मेरे परिवार को बनाया था, उसके बाद जिला पंचायत से बहुत भारी मतों से विजय किया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने गांव के रोड कल्याणी से जुड़ा था कि वो भी नहीं बनवा पाया। क्यों कि जो रोड बरसेलाल जी मंत्री हुआ करते विकास मंत्री, उन्होंने स्वीकृत की है और आज तक उसका न चौड़ीकरण हो न डामरीकरण हो। जिला पंचायत में मैं अपने अंगवत
पे उतार कर घर में धरना दिया है, आप साक्षी हैं उस चीज के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? विधायक होता है इस उत्तराखंड में, विधायक से नीचे कोई संसद नहीं होती है, कोई पंचायत नहीं होती है। क्योंकि आप क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में आप रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख आपके फैमिली से बने हैं, तब आप वो सब नहीं कर पाए जो विधायक कर पाता है। तो क्या एक वही वजह है कि आप इस बार दावेदारी करेंगे, आप चाहेंगे कि पार्टी उन्हें विधायक का टिकट दे? कोई भी दल की सरकार आ रही है, मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है, तब मेरी विशेष ब्लॉक प्रमुख थी, हमने जिला पंचायत रहे तो बीजेपी भी देखी, लेकिन हर दल अपने विधायक को तवज्जो देता है, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी होती है। मुख्यमंत्री के फेवर में विधायक रहे, यही उनका लक्ष्य होता है। क्षेत्र का विकास कुछ नहीं। विधायक जी कहते हैं कि आपने तो बीजेपी को वोट दिया, मुझे तो नहीं वोट दिया। और ऐसे लोगों को टिकट आप देंगे जो बसपा से, कांग्रेस से, कहाँ से आके उनको दायित्व मिल जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, उनको मंत्रालय मिल जाता है, बेसिक कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? हम तो 2006 से सक्रिय रूप से हैं। आप देख रहे हैं कितनी बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो जितने कार्यकर्ता है, आप इन लोग के विधानसभा का आप सर्च करिए, आप ईमानदारी से जो कार्यकर्ता है बोले तो राजी नहीं है, क्योंकि पार्टी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। हमारे यहाँ अनुशासन करता है, लेकिन मन की बात तो मैं समझता हूँ वोट के रूप में निबंध गए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, आप दावेदारी कर रहे हैं और ये बोला भी जाता है, पार्टी भी कहती है आपकी कि जब तक टिकट निश्चित नहीं हुआ तब तक सबको दावेदारी करने का हक है, पार्टी भी कहती है। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, एक क्षण के लिए मान लिया जाए, आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? आपको क्या लगता है कि यमुनोत्री में ये सब कुछ नहीं हुआ है, या आपको लगता है कि भाजपा के ही विधायक वहां पर रहे हैं? और जिस तरह से हमने विधायक जी का इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि 90 से लेकर 96% तक सड़कें बन चुकी है, विकास काफी कुछ हो चुका है, तो अब फिर काफी कुछ बचा होगा करने के लिए, जो आप करेंगे प्राथमिकता? ठीक है सर, मैं बहुत ही पिछले क्षेत्र से हूँ, राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछले क्षेत्र से हूँ, क्योंकि जब आदरणीय तिवारी जी की सरकार आई थी उत्तराखंड में 2003 से, तो उन्होंने समाज जनपुर को ओबीसी घोषित किया था, और मेरी 2 पट्टियां शरणार्थी और दस्ती ये वंचित हो गई थी। हमने लड़ाई लड़ी, आदरणीय बबुला जी को नहीं बोल सकते, विजय बबुला जी को उन्होंने हमारा मदद किया, हमारे तिवारी जी ने मदद किया, बस 2 पट्टियां हो गई। उसी आधार पर वोट बैंक की राजनीति में जो भी हो, पूरे गंगोत्री विधानसभा और बाकी जितना बच्चे उत्तराखंड जिला का जितना भी पोर्शन मिला था सारा ओबीसी में घोषित हो गया, लेकिन से केवल आरक्षण का होगा। मेरा मानना है कि जब उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी का है, तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो जाता है? जबकि जनसंख्या ओबीसी की आपने बढ़ा दी। पहली प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगार भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है। मैं एक बार जोर देकर कहता हूँ, भ्रष्टाचार उत्तराखंड देश से कभी खत्म नहीं होता। हाँ, उस पर अंकुश जरूर लग सकता है, लेकिन बेरोजगारी खत्म करनी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी, यमुनोत्री विधानसभा में नाम ही जैसा है कि यमुनोत्री धाम वहां पर है, और उतनी सुविधाएं वहां पर अभी नहीं है। हालांकि विधायक जी से हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 48 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। जो वहां पर व्यवस्थाएं, यात्रा व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं आप? और जो अभी सरकार ने घोषित कर दिया है, मतलब जो विधायक अभी हैं, वो क्या चीज नहीं कर पाए हैं जो आप करने की अभिलाषा रखते हैं? सबसे पहले हम लोग जन सेवक हैं, जनता का दिल नहीं जीतेंगे, जो जनता चाहती है वो हम नहीं कर पाएंगे तो बेकार है। आप कितना भी काम कर लो, लेकिन अगर जनता का दिल नहीं जीता, जनता के अनुसार समान काम नहीं हुआ, जो जनता चाहती है उसके अनुकूल काम नहीं हुआ, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इतना काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, लेकिन हमारे अगर स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय विधायक अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो जनता नाराज होता रहेगी। आप यमुनोत्री के लिए इतना करोड़ रुपए स्वीकृत, इतना पैसा स्वीकृत हुआ है, निश्चित रूप से होता है संख्या उसका इस्तेमाल होगा, और हम लोग संतुष्ट है उससे इस्तेमाल। लेकिन जैसे जो आपने मुद्दा पहले उठाया ऑर्डिनर वाला, अगर इस सिस्टम से वहां भी काम होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, जब राजनीतिक में टिकटों का बंटवारा होता है, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें कई चीजों को ध्यान रखा जाता है। यमुनोत्री विधानसभा में खासतौर से गंगा वैली, जिस तरह से बटी, उससे वोटों का परसेंटेज भी 1:2 के अनुपात में है। और इस बार
जो समीकरण बनते हैं हर वाले समीकरण बनते हैं इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। आप मतलब ब्रह्मकाल में आते हैं ये कहा जाता है कि गंगा वैली में, लेकिन फिर भी बोर्डों का गणित इस तरफ जाते हैं और अभी समीकरण बनते हैं कि बीच में किस तरह से तालमेल आप बिठाएंगे कि गंगा वैली में ये सब समस्याएं थी जो नहीं हुई, या यमुना वैली में इस तरह की समस्याएं थी जिनको अभी तक छुपा नहीं गया। निश्चित रूप से अलग समस्या है, गंगा वैली की अलग समस्या है, यमुना वैली की अलग। गंगा वैली की प्रमुख समस्या जिला बनाओ, यमुनोत्तरी जिले का बनाने का जो लक्ष्य था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री निशंक जी ने जो घोषणा की थी उसको कार्य रूप में नहीं परिणत किया गया, उसके लोग आक्रोशित है। ये होना चाहिए। गंगा घाटी की अलग समस्या है, उनके यहाँ न तो अपने ऑल वेदर जो कई लोग हमारे पास चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, जो 70 लोग हैं हमारी हो गए, बाकी जो एकदम गरीब से गरीब तबके का आदमी वही गाँव में रहता है, उनकी अगर कोई विधायक नहीं सुनेंगे तो ये बहुत बुरी स्थिति है। चलिए आज तकनीकी रूप से जहां पर लक्ष्मण भंडारी जी आज बैठे हैं वहां पर तकनीकी रूप से कुछ दिक्कतें आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है या किस वजह से जिनकी आवाज पूरी तरह से साफ नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर अगले कार्यक्रम में उनको जोड़ेंगे आज के लिए, क्योंकि पूरी तरह से कार्यक्रम में आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। आज हमसे जुड़े लक्ष्मण भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दल अपने स्वार्थ के लिए जातिवाद में बांट देते हैं, क्षेत्रवाद में बांट देते हैं। हमारी विधानसभा एक राष्ट्रीय दल को वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट है, लेकिन हम लोग उसको कैसे करा पाते हैं? ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं जो आया वो गैराम है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ो, उसको टिकट दिया जाए। और टिकट गंगा घाटी में नहीं दिया जाता है तो इसका परिणाम भुगता है। 2 बार निर्दलीय विधायक लोगों ने आक्रोशित होकर वोट दिया है। ये जो आप शिकायत कर रहे हैं भंडारी जी, जो आप अभी कह रहे हैं कि इस तरह से बांट देते हैं, उस तरह से बांट देते हैं, ये शिकायतें आपकी विपक्षी कांग्रेस से है या खुद अपने बीजेपी दल से? नहीं, ये दोनों दलों में जी, ये दोनों दलों में, कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों में है जी। दोनों दलों से आपकी शिकायत है कि इस तरह से राजनीतिक रूप से लोगों को बांट दिया जाता है और यही वजह है कि जिनकी वजह से पब्लिक की जो समस्याएं हैं उन पर काम हो नहीं पाता, लोग चुनाव जीतने के लिए अलग तरह के फंडे अपनाते हैं। चलिए लक्ष्मण भंडारी जी आज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपका ऑडियो वीडियो हमको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहा। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की। इससे पहले हम एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत जो धरासू से ब्रह्मखाल सिलपियाना तक जो सड़क बन रही है, NH जिसे बना रहा है, उसकी घटिया क्वालिटी की वजह से लोग किस वजह से नाराज है, एक बार फिर से दिखाइए। जो ऑल वेदर रोड है, ये धरासू बैंड से ब्रह्मखाल के बीच की जो स्थिति हम देख रहे हैं, अभी हम देखते हुए आ रहे हैं इस स्थिति। और ये ऑल वेदर रोड के हाल ये है कि बेतरतीब तरीके से यहाँ काम चल रहा है और ये काम बरसों से चल रहा है। इसके साथ की रोडें कब शुरू हुई, बरसों बाद शुरू हुई और कभी की कंप्लीट भी हो गई हैं, और काम भी अगर वहाँ चल रहा है तो वो किस तरीके से सलीकेदार ढंग से काम चल रहा है। यहाँ इस रोड पे ये कार्यदाय संस्था का ये हाल है कि 200-300 मीटर रोड पक्की करी है, उसके बाद फिर कच्ची एकदम से, फिर 200-300 मीटर पक्की करी है, फिर कच्ची है। एक साइड की रोड जो इन्होंने उठा रखी है और दूसरे साइड बिल्कुल बगल में खाई, कब से 2-2.5 फीट नीचे है रोड। अगर जरा सी भी गाड़ी का पहिया अगर नीचे लगेगा तो सीधे सीधे पलटने की पूरी संभावना है। मोड़ की स्थिति ये है कि आप ये देखिए कि शायद ठेकेदार की सुविधा के हिसाब से यहाँ इस रोड पे कटिंग का काम चल रहा है। स्थिति ये हो रही है, ऐसे कटिंग है, मोड़ आप छोड़िए, मोड़ सीधे कटने की जगह ऑल वेदर में आप ये देख लीजिए, ऋषिकेश और वाली रोड आप देख लीजिए, उत्तरकाशी वाली आप रोड दीजिए, सब रोडों पे मोड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे गए हैं। लेकिन यहाँ क्या कहेगा, ठेकेदार की सुविधा के हिसाब से जहाँ से मर्जी काट दिए, मोड़ वैसे के वैसे रखे हुए। ये अभी स्थिति सालों से ये रोड चल रही है, पल प्रतिपल यहाँ दुर्घटना की संभावना है और बनने के बाद भी यहाँ की कोई स्थिति नहीं होगी, और बनेगी कभी उसका तो भगवान मालिक है। ने भी देखा है BRO जैसे कटिंग करवा रहा है, उस तर्ज पर जो है NH बड़कोट जो है ऑल वेदर के जो यहाँ पे काम चल रहा है, धरासू सिलकियारा बैंड तक यमुनोत्री जो मुख्य रोड है ये, और उस तरीके से कहीं भी काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि 2017 में यहाँ पर काम शुरू हो गया था, और अगर बारिश नहीं हुई
धूप पड़ी तो हम लोग जो है धूल गाड़ियों के पीछे चल नहीं सकते हैं, इतनी धूल उड़ती है। और अगर बारिश हो गई तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कीचड़ों का मतलब कीचड़ों से गुजरना पड़ता है। दोनों तरफ हम लोगों के लिए मुश्किल है। जब भी हम लोगों ने कहीं कंपनी वालों को बोला कि भाई इस तरह क्यों करते हैं, क्यों ये ढीला ढाली चल रही है तुम लोगों की, वो कहते हैं कि जो हम लोगों के पास जो है डंपिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का शासन जो प्रशासन है वो जो है इनको डंपिंग उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। और जो हमारी जिस तरह से जो चौड़ीकरण होना चाहिए, जो कटिंग हो रही है, वो मानकों के अनुरूप नहीं की जा रही है। ये करें कि मुआवजा में भी एक प्रॉब्लम है। और जो स्थानीय लोग हैं, न ही उन लोगों को जो किसानों के जो खेत कटे हैं, मकान टूटे हैं, उनको कई लोगों को आज तक जो मुआवजा नहीं मिला है, उस वजह से जो है दिक्कत आ रही है। तो जो विभाग है उसको होना चाहिए कि एक तरीके से सारी जो कमियां हैं वो NH बड़कोट की है, उसकी कमी के कारण जो यहाँ के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। वो चाहें कि पहले जो किसानों के जिनके मकान टूट गए, जिनके खेत टूट रहे हैं, जिनके खेत कटिंग में आ रहे हैं, पहले उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिर एक तरफ से अगर कटिंग की जाती तो उस तर्ज पर जो है जिस तरह से BRO काम करवा रहा है उस तरह पर यहाँ भी काम हो सकता था। ये यहाँ पे जो है सबसे बड़ी कमी तो नेतृत्व की है। नेतृत्व जो है हमारा सक्षम नहीं है। अब चंबा से ऋषिकेश वाली रोड जो है वो आज इतनी बढ़िया हो रखी है, लेकिन यहाँ आज 5-6 साल हो गए, लेकिन रोड का जो है रोड पे कोई भी सुधारीकरण नहीं है। और मेन जो है रोड पे जो है बैन जो है अच्छे ढंग से नहीं कटे हुए, पानी नहीं पड़ता है। और खैर पानी तो जैसे भी हो, पर आज इतने साल हो गए इस रोड पे जो है काम ना होना जो है सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व की है। इस बार यात्रा चल पाएगी? अब नुकसान यात्रा चलने में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रोड का ऐसा बंटाधार हो रखा है कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, गाड़ियों का सत्यानाश हो जाएगा। रोड यात्रा सीजन चलने भी बहुत टफ हो जाएगी। नहीं रुक पाएगी जी। ये रोड जो है चार धाम का मुख्य पड़ाव है। चार धाम का मुख्य पड़ाव यमुनोत्री विधानसभा है। और हमारे लोगों को जो है अब जब नीचे से गाड़ियाँ आएगी, यात्रा सीजन पे जब गाड़ियाँ आएगी, जब उनको जो है रोड की ऐसी स्थितियाँ दिखेगी तो नीचे से यात्री आने बंद हो जाएंगे। फिर हमारे होटलियर्स भाई को कहाँ से कोई सुविधा ये होगी। और दुनिया भर के होटलियर्स भाई हमारे, उनको जो है किसी प्रकार का जो है उसी के भरोसे वो बैठे हुए हैं। अब जब यात्रा ही नहीं चलेगी तो उनका तो बेरोजगार ठप हो जाएगा। ये ऋषिकेश यमुनोत्री का पहला पड़ाव ब्रह्मखाल है, या चार धाम का पहला पड़ाव ब्रह्मखाल कहलाता है। जिस हिसाब से आज ये ऑल वेदर के तहत जो चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, अगर यही हाल रहते हैं तो यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार का यात्री नहीं ठहर सकता है। क्योंकि अगर जल्दी से विभाग NH बड़कोट इसको सही नहीं करवाता है तो यात्री नहीं रह पाएंगे। और इससे यहाँ का जो स्थानीय जो बेरोजगार है, जिसका जो है यात्रा सीजन पर जो जिसका रोजगार चलता है, सब्जी बिकती है, होटल चलते हैं, सारे प्रकार के काम यात्रा पर निर्भर जो लोग हैं, वो ऐसी स्थिति में जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा। या रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो भी काम कराया जा रहा है वो मानकों को एकदम विपरीत है। और बरसात में यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़, और बरसात ना हो तो धूल ही धूल। वो जो भी काम करवा रहे हैं सारा मानकों के खिलाफ है। मानक के अनुसार एक भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये ठेकेदार जो है ग्रामीणों के साथ मिलके कहीं जहाँ अंदर कटिंग करवानी है वहाँ नहीं करवा रहा है। जहाँ इसकी मन मर्जी चल रही है, जिन लोगों से इसकी काम पड़ रहा है उनके प्राइवेट काम कर रहा है, और नियम से कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में तो यात्रा चलनी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या है, यात्रा के लायक तो रोड ही नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं, ना इनके पास डंपिंग जोन है। जितनी भी इनके पास डंपिंग मिली है वो सारी चौक हो चुकी है। बहुत परेशानी चल रहे हैं। ये जो है यहाँ पर सारी कमी जो है NH की है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जिनका विभाग है, बड़कोट में बैठते हैं, इनकी सारी कमी है। इन लोगों ने न तो इनको डंपिंग दे रखी है, न ही लोगों का काश्तकारों का मुआवजा दे रखा है। सड़क में भी अनियमितताएं हैं, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, इनका कोई हिसाब ही नहीं है। 2011 से तो मैं झेल रहा हूँ, स्वयं मैं झेल रहा हूँ। मेरे इन्होंने मकान का पेमेंट 2 बार बनाया और 2 बार कैंसिल किया। हमारे जो मकान टूटने का, मैंने कई बार अपने कहा कि मेरे मकान का तो मुआवजा दे दो या कुछ, लेकिन आज तक कुछ नहीं, और जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो इसी प्रकार मेरे जैसे ही कई लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने हर जगह परेशानी इनकी वजह से। NH विभाग की सारी कमी है। कंपनी तो काम तब करेगी ना अगर सही देगी। डंपिंग ही नहीं है, न काश्तकारों का पेमेंट दे रखा है। फिर कंपनी की क्या कमी है कि जहाँ पे है भी तो एक स्टेप को 100 मीटर बना दिया, 100 मीटर छोड़ दिया, 100 मीटर बना दिया, 100 मीटर छोड़ दिया। एक साइड ने काम किया ही नहीं है। हम लोग रोज झेल रहे हैं यहाँ पर। पानी इनका नहीं पड़ता है। हमारी जो व्यापार सारा ठप हो गया है, कैसे चल पाएगा? यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, हमारे ऊपर आ गया। कहाँ दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। तो इन्होंने हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अधिकारी कोई चेकिंग आते नहीं है। अधिकारी तो आते
पता ही नहीं, आज तक हमने एक्शन, पहले यहाँ पे पांडे था, उसका ट्रांसफर हो गया, अब जो आए सुना है कोई एक्शन नहीं आया है, अब तक हमने हमें शक्ल नहीं दिखी। परसों यहाँ एक दरबार भी लगा लेकिन कोई नहीं आया, वो तो आया नहीं एक्शन इनका। अन्य लोग आ रखे थे, वो अपनी खाना पूर्ति में कोई अधिकारी नहीं आता एनएच का? एनएच को यही वगैरह आ रखे थे, उन्होंने कंपनी के लोग बुलाए, अगर सुनवाई भी करते हैं हमारे तो कुछ नहीं सुनवाई नहीं करते। मैंने सुना देखा वहाँ पे उनको पूछ रहे थे, बस सिर्फ जो है कंपनी वालों की या एनएच के जो अधिक कर्मचारी उनसे पूछा गया, काश्तकारों को तो बिल्कुल पूछा भी नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं, उनके सुनने की कोई कोशिश ही नहीं की। जबकि अगर हम चाहते तो हमारे बहुत, और लगभग इस रोड पे सबकी एक ही परेशानी है कि इसका जो इसका प्रतिकर में भी बहुत दिक्कत है सर। यहाँ पर ब्रह्मखाल और स्यालना में एक ही पड़ता है, जबकि एनएच में पड़ता है। यहाँ का प्रतिकल लगभग 3,15,000 रुपये नाली है, जबकि स्यालना में 32 रुपये नाली है। हम लोग कैसे ऐसा अन्याय झेलेंगे, जबकि पहले जो था इस एनएच के दोनों तरफ 100 मीटर या 200 मीटर तक एक जैसा प्रतिकर होता। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि 10,000 के आसपास फर्क होता था, लेकिन इन्होंने हमको सीधे 5 गुना और 10, मैंने ये बात परसों भी रखी। अब देखो कहाँ तक गौरव तक क्या करते हैं, हम लोग बहुत झेल रहे हैं। मैंने एक बार कहा भी था कि हम लोगों को तो यहाँ कैंसर हो जाएगा धूल से। हमारे लोग बच्चे नहाने लाते हैं, पूरी सड़क पानी से भरी रहती है जब बारिश होती है। आजकल जब बारिश नहीं है तो धूल से मर रहे हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हैं और एनएच विभाग इसके सारे जिम्मेदार है, और शासन, हमारा प्रशासन, यहीं से डीएम भी निकलते हैं, एसडीएम भी निकलते हैं, सारे अधिकारी निकलते हैं, आज जाते हैं, लेकिन आंखें बंद करके निकलते हैं। समझ में नहीं है कि कैसे क्या देखते हैं।